वसूल होगा, 4 क्लास पूरी होनी चाहिए। और क्या, जल्दी कैसे छोड़ देंगे भैया, पाई पाई का हिसाब देंगे भैया पूरा। 1.5 लाख में 1.25 लाख का पढ़ा के भेजेंगे भैया, एक पैसा भी छोड़ेंगे नहीं। अरे हमारी नहीं हो रही इज्जत, तुम्हारी कैसे होगी बेटा। देखो तीसरा वेक्टर था अपना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसमें थ्योरेटिकली हम ये बात मेंशन करेंगे कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के केस में लागू होते हैं। फॉर 2 स्पेशल एग्जांपल्स हम वहां मेंशन करेंगे। जब हमने पीटी रॉड नहीं ली होगी तो उसमें जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ अलग होते हुए हमें दिखेगा। बट वो जोन ऐसा है जिसमें एवरी पॉसिबल प्रेडिक्शन आपके बस की नहीं है करना। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो इनर्ट वाला ही पूछेगा। लेकिन आपको मेंटली ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है और हम उसके एक सेलेक्टेड सेक्शन को ही प्रेडिक्ट करना सीखे थे। जैसे मेटलर्जी जब एक टॉपिक होता था आपका आईओसी में, तो वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें जानबूझ के आप जो एनोड कैथोड है वो नॉन इनर्ट एक खास पर्टिकुलर मेटल की ही ले रहे होते हो, क्योंकि आप वहां कुछ अलग करवाना चाहते हो और उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नॉन पीटीबी कभी कभी इंटेंशनली लिया जाता है। तो इस तीसरे फैक्टर में हम वही लिखा रहे हैं, लिखिएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो हेडिंग है। अबव रूल्स आर ओनली वैलिड, जो भी पीछे अपन ने सारे पढ़े, अबव रूल्स आर ओनली वैलिड when aqueous solutions are electrolyzed. Above rules are only valid when aqueous solutions are electrolyzed using inert electrodes. Using inert electrodes. Above rules are only valid when aqueous solutions are electrolyzed using inert electrodes. However, if non-inert electrodes are used, वापस से पूरा सेंटेंस बोल दे रहा हूं मैं। पहले जो भी क्वेश्चन किए 4 या 5 उनमें जो बातें अप्लाई हो रही हैं, जो रूल्स आपने सीखे, above rules are या previous rules are only valid when aqueous solutions are electrolyzed using inert electrodes. However, if non-inert electrodes are used, ब्रैकेट में लिखिए, नॉन इनर्ट को अंडरलाइन करके, नॉन इनर्ट वर्ड अंडरलाइन है ब्रैकेट में। ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव और अटैकेबल electrodes, also called active or attackable electrodes. However, in case of non-inert electrodes, उन्हीं के ये नाम है, also called active or attackable electrodes, ब्रैकेट के आगे है। Products formed might be different. Products formed might be different. अब क्या पॉसिबिलिटी होती है इसमें समझिए। माइट भी वर्ड का मतलब है कंपलसरी नहीं है कि कुछ नया होगा ही होगा, कुछ जो आप पुराना एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी वैसा का वैसा भी हो सकता है, और अगर वैसा नहीं होगा तो क्या नया हो सकता है उसका लॉजिक समझिए। आपने 2 लोगों का पेयर पकड़ रखा था, कंपाउंड का प्लस माइनस और वाटर। रूल के हिसाब से किसी एक को एनोड पे कैथोड पे पिक कर रहे थे फॉर द रिएक्शन। अगर रॉड नॉन इनर्ट है तो नॉन इनर्ट वर्ड का मतलब है वो मौका पड़ने पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो नॉन इनर्ट या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की रॉड होने पर 2 विचित्र बातें क्या हो सकती हैं। एक, 2 लोग आए उस रॉड के पास,
नियम कायदे के हिसाब से आपको उन दो में से किसी एक को पिक करना था, ठीक है। लेट सपोज बी माइनस और वाटर का पेयर एनोड प्लस वाले पे पहुंचा, और आपने इस बी माइनस का नाम वाटर से पहले लिखा हुआ पाया था, आप बी माइनस से ऑक्सीडेशन पे बी बनाना चाह रहे थे, लेकिन रॉड ऐसी है जिसका H2O से कोई रिश्ता नाता है पुराना, बिकॉज वो नॉन इनर्ट रॉड है। नॉन इनर्ट मींस व्हाट? रिएक्टिव। तो वो रिएक्टिव रॉड दोनों इनकमिंग चीजों से क्या ट्रैक करता है? उसकी उनमें से किसी एक से रिएक्शन तो नहीं होती, और अगर उसकी किसी एक से रिएक्शन होती है तो अगर वो हाई प्रायोरिटी वाला है तो भी, और इवन इफ उसकी लेस प्रायोरिटी है तो भी वो उसको रिएक्ट करने का मौका उस रॉड पे पहले दे देगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मान लीजिए आप किसी इवेंट में, कोई ऑडिटोरियम में एक इवेंट है जिसमें कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आ रहा है और आपको उसकी टिकट नहीं मिली, हाउसफुल है वो इवेंट और आपको उसकी टिकट नहीं मिली, तो जब जिस दिन वो इवेंट है वहां पे जो गेट है उस पे जो गार्ड्स लगे हुए हैं, एक दो लोग पहुंचे और उनको, एक के पास टिकट है एक के पास टिकट नहीं है, वो गार्ड अगर पूरी तरह से ईमानदार है वो बोलेगा टिकट वाले जाइए अंदर बैठिए अपनी सीट पे, टिकट नहीं है भागो यहां से। ये ईमानदारी वाला काम है। दूसरा, वो जो गार्ड है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, उसने बोला भाई साहब आप दोनों में से, अच्छा टिकट है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पैसा है, ब्लैक में टिकट लेना चाह रहे हो, आ जाओ कहीं ना कहीं कुर्सी डलवा देंगे एक्स्ट्रा तुम्हारी। तो जब रिएक्टिव रॉड है तो वो नियम कायदे के हिसाब से पूरी तरह रूल बुक फॉलो नहीं करता, वो पार्शियल है। किसके प्रति? किसके प्रति? उस स्पीशीज के प्रति जिसके साथ उसकी रिएक्शन की टेंडेंसी है। अगर उसकी टेंडेंसी जिसके साथ है, नॉर्मल रूल से भी उसी की एंट्री होनी थी, तो कोई घोटाला करना ही नहीं पड़ा। और अगर रूल के हिसाब से उसका नंबर बाद में भी आना था तो भी आपने पहले सेलेक्ट कर लिया उसको, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हम एक एग्जांपल लिखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एनोड पर होगी, कि जब आप बोलते हैं नॉन इनर्ट मींस रिएक्टिव मेटल की रॉड है, तो आपने इस एनोड का नाम अगर Zn, Al, Fe, Sn ऐसी रॉड बोला तो एनोड पर होना ऑक्सीडेशन है। ये दो लोग आए, इन्होंने बोला हम में से एक को ऑक्सीडेशन करा दो, रॉड ने बोला भाई मेरा तो खुद का एसओपी भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं ईसीएस में जो नेगेटिव एसआरपी के हैं, और नेगेटिव एसआरपी के हैं तो साइन पलटने पे पॉजिटिव में एसओपी के हैं। तो अब उसने, रॉड ने क्या बोला, भाई मुकाबला अब दो तरफा नहीं है, तीन तरफा मुकाबला है, तुम दोनों के साथ मैं भी कूद गया मैदान में, अब तीनों चेक करेंगे, जिसका एसओपी सबसे ज्यादा निकला वो विनर। और कई बार अब वो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो दोनों बैठे ही रह जाएंगे और वो गैल्वेनिक सेल की तरह वो रॉड खुद ही खर्च होना चालू हो जाएगी। ये आप इंटेंशनली कराते हो कभी कभी, जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये वाले प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोला जाता है? किसी आर्टिकल पे सोने चांदी की कोटिंग कराने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो वो कैसे कराई जाती होगी? आपको जिस आर्टिकल पे कोटिंग करानी है उसको तो कैथोड बना के टांगा जाता है। आपने बोला एक चम्मच में सर चांदी की पॉलिश करवा दो, तो चम्मच बनेगी कैथोड, क्योंकि कैथोड पे ही डिपॉजिट आना है। और आप प्योर सिल्वर उस रॉड को बना दोगे एनोड। पीटी रॉड नहीं ली आपने और प्योर सिल्वर की रॉड ली, और फिर क्या होगा, ये दोनों आयंस को ब्लॉक करके वो सिल्वर खुद को ऑक्सीडाइज करने लगेगा और सॉल्यूशन में Ag+ भेजेगा, और Ag+ भेजेगा सॉल्यूशन से घूम के वही Ag+ फिर रिडक्शन करके, क्यों? क्योंकि वाटर के मुकाबले Ag+ नीचे है, वाटर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कैथोड पे भी वो Ag+ Ag बन जाएगा। कैथोड किस चीज का है? वो भी प्लेटिनम का नहीं है। कैथोड वो स्पून है जिसपे आप कोटिंग कराना चाह रहे थे, और उसके ऊपर Ag की परत चढ़ती जाएगी। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का मतलब होता है इंप्योरिटी हटाने में इलेक्ट्रोलिसिस की मदद लेना। इंप्योरिटी हटाने में इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद लेना। मेरे पास एक कॉपर की रॉड है, पर इम्प्योर कॉपर की रॉड है, इसमें 5% जिंक की इंप्योरिटी है। मैं चाहता हूं 100% कॉपर रॉड हो जाए, इंप्योरिटी निकाल दूं इसमें से। कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, एनोड वाला डंडा पीटी की जगह इस इम्प्योर रॉड का लटका देना है, अपने आप थोड़ी देर बाद ये प्योर रॉड हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब ये
प्लैटिनम रॉड नहीं है, मुकाबला 3 वेज चलेगा और ये इन दोनों चीजों को ब्लॉक करके रॉड खुद का ऑक्सीडेशन कराना चाहेगी। सर इसके अंदर भी 2 लोग हैं, CuZn में ऊपर पोजीशन जिंक की है, SrP में छोटा, पर साइन पलटने पे SOP में और ज्यादा, तो कॉपर जिंक में जिंक जीता और उसने फटाफट जिंक +2 बन के बाहर आना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद इस रॉड में से जिंक हट चुका होगा और ये प्योर कॉपर की रॉड रह जाएगी। तो इंटेंशनली आप जानबूझ के किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में नॉन इनर्ट रॉड्स यूज करते हैं, बट ये एक आध एग्जांपल हम स्पेशल में बस याद रखेंगे। हमें बार बार ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि ये सब आएगा कौन सा वाला ही, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिख के दे ही नहीं रहा होगा क्वेश्चन में और आपको से पीटी रॉड्स वाला मानते हुए नॉर्मल रूल्स वाला ही सब करना है। तो अब लिखा मैंने क्या था, प्रोडक्ट्स फाउंड माइट बी डिफरेंट, यहां पे ब्रैकेट में स्टार मार्क बना के लिखिए वो क्या हो सकते हैं। either species having lesser priority, gets discharged, जिसका नंबर नहीं आना था रॉड ने उसको पहले मौका दे दिया। either species having lesser priority gets discharged or electrode itself may show oxidation, अगर कुछ भी नया होता दिखा तो इन 2 बातों में से एक होता दिख सकता है, या तो जो 2 लोग आप पिक कर रहे थे उनमें से जिस एक को चाह रहे थे उसकी बजाय दूसरा सेलेक्ट हो जाए वहां जिसकी प्रायोरिटी नहीं थी, या फिर कभी कभी वो रॉड खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। ऐसे 2 एग्जाम्पल आपको लिखाए जा रहे हैं। ये किसी थ्योरी से पहले से गैस नहीं हो गए थे, ये एक्सपेरिमेंट में जो देखा गया वो बताया जा रहा है। आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा होगा तो यही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शन आपने पीटी रॉड का ही सीखा था, जब यहां कुछ अलग होते दिखा उसके लिए रिवर्स में आपने ये थ्योरी बनाई है। तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस लेकिन मर्करी इलेक्ट्रोड्स यूज करते हुए हो तो एनोड पर Cl- एंड वाटर में हमने Cl- से Cl2 बनते देखा, जैसा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के समय पे होना था। कुछ भी अलग विचित्र वहां नहीं हो रहा है, हमें Cl2 ही इवॉल्व होते हुए मिली एट एनोड। कैथोड पर NaCl का Na+ और वाटर एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ज्यादा नीचे वाले पानी से H2 बननी थी, लेकिन हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा और NaHg इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होके सोडियम अमलगम बन गया। ये हमें पहले से ही पता था ऐसा होने वाला, ऐसा नहीं है। हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि H2O से H2 बनती, वो नहीं बना। उसके लिए ही अपन ने वो फैक्टर बोला है कि क्योंकि आपने रॉड पीटी रॉड नहीं ली इसलिए कुछ भी अजीब हो सकता था। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जिसमें हमने लिखा स्पीशीज हैविंग लेसर प्रायोरिटी मे गेट डिस्चार्ज। प्रायोरिटी वाटर की थी पर लेसर प्रायोरिटी वाले को रिएक्शन का मौका मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो रॉड पार्शियल है टुवर्ड्स सोडियम, तो उसका है एमलगम बनाने की टेंडेंसी, इसलिए उसने पहले Na+ को रिड्यूस होने का मौका दे दिया और आपको ये रिएक्शन होते हुए मिली। इसको पीटी रॉड्स वाली थ्योरी से कंपैरिजन नहीं करना है। आपको यही सिखाया जा रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जो आप खुद से सीख नहीं सकते, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन पुरानी वाली चीजों का ही होना है। ये इक्का दुक्का एग्जांपल आपको जस्ट टू प्रूव कि इलेक्ट्रोड की नेचर भी प्रोडक्ट पे फर्क डाल सकती है, उसको दिखाने के लिए एग्जांपल लिखे गए हैं। नाउ अगर ये वेरी स्पेशल एग्जांपल जो हम याद रखते हैं, इसके बारे में कभी कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूरिंग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस बाय मर्करी इलेक्ट्रोड्स अमलगम इज फॉर्म्ड, ऐसा असर्शन में कहीं लिखा है, आपने उसे करेक्ट बोला, आप उसका एक सही रीजन देना
चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मैं एक टर्म जो उस रीजन में लिखा आता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ एक लाइन लिखा रहा हूं। डिस्चार्ज पोटेंशियल, शॉर्ट में मैं डीपी लिखूंगा इसको आगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल आरपीओपी वर्ड्स जैसा नहीं है। आरपीओपी में अपन बोलते हैं जिसका आरपी ज्यादा उसको रिडक्शन करना है, जिसका ओपी ज्यादा उसको ऑक्सीडेशन करना है। इसमें ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज पोटेंशियल एग्जिस्ट ही वहां करता है जब कोई काम नॉन स्पॉन्टेनियस होना है, और नॉन स्पॉन्टेनियस को कराने के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ता है उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने बोला ए प्लस ए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और इसका ई नॉट माइनस का 2 है। बी प्लस से बी रिड्यूस होने का माइनस का 3 वोल्ट है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी रिडक्शन अपने आप से होता हुआ नहीं देखोगे, बिकॉज बोथ ऑफ ई नॉट वैल्यूज नेगेटिव में, खुशी खुशी ये रिड्यूस होना नहीं चाहते, बट आप चाहते हो इनमें से एक का रिडक्शन हो जाए। तो आपने बाहर से जब बैटरी सोर्स लगा के सॉल्यूशन में वोल्टेज करंट भेजा, तो आप इनके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या लेंगे, इस प्रोसेस को कराने के लिए बाहर से मिनिमम में क्या दे दूं जो इसको ओवरकम कर ले जाए, तो वो वैल्यू क्या बोली जाएगी कि 2 जस्ट मिनिमम है, उतने पे तो आप इसको ओवरकम करना चालू करोगे। तो एनीथिंग अबाउट 2 जो आप दोगे उस पे ये वाला प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, बट मैंने -2 को ओवरकम कर लिया। आप बैटरी का वोल्टेज 3 एंड अबव जब रखोगे तो ही जाके ये काम हो पाएगा। अब अगर बैटरी ऐसी डायल वाली हो जिसमें मैं वोल्टेज डायल घुमा के बढ़ा रहा हूं, तो डायल घुमाते घुमाते 2.1 जल्दी आ जाएगा, ये वाला काम होने लगेगा। 3 एंड 3.1 देर में आता और ये काम बाद में होता। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल में क्या बना लॉजिक, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल छोटा होगा वो काम जल्दी होने लगता है। व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो लाइन अपन लिखेंगे। बाहर से दिया जाना वो एक्सटर्नल इनपुट जो किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए दिया जाता है। तो जिस स्पीशीज का डिस्चार्ज पोटेंशियल छोटा होगा उसको ओवरकम करना आसान है, वो जल्दी होने लगेगा। और आपको रीजन यही देना होता है कि सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल एट मर्करी इलेक्ट्रोड कैसा बोलेंगे, लोअर, क्योंकि उसी को रिएक्शन करने को मिला एज कंपेयर टू वाटर। ये ऐसा लाइन लिखेंगे। तो लिखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल में एक लाइन, द मिनिमम एक्सटर्नल वोल्टेज, the minimum external voltage which must be supplied, the minimum external voltage which must be supplied so that a non-spontaneous process may occur. Minimum external voltage which must be supplied so that a non-spontaneous process may occur. इसी में एक लाइन और लिख दे, species having lower dp, species having lower dp, discharge potential gets discharged. Species having lower discharge potential gets discharged. और अब ये वाला जो अपना प्रोडक्ट बना उसके साथ या अलग से एरो बना के इसका वो रीजन लिख दे, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस एट Hg इलेक्ट्रोड इससे और ज्यादा फेमस ये एक स्पेशल एग्जांपल है, एक्वस CuCl2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। दोनों एग्जांपल में आपको जो चीज कॉमन दिखेगी वो है
पीटी वाली स्टोरी यहां नहीं चल सकती, क्योंकि आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बदल चुके हैं, नॉन इनर्ट में डील कर रहे हैं। और यहां पर जैसे ही हमने जिस मेटल का सॉल्ट लिया उसी मेटल के इलेक्ट्रोड यूज किए, ऐसे कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। आपने AgNO3 का सॉल्यूशन, Ag इलेक्ट्रोड्स डुबोए तो भी यही कहानी होगी जैसा अभी दिखा रहे हैं। आपने कॉपर वाला सॉल्ट लिया, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स डुबो दिए तो भी यही कहानी होगी। तो जिस मेटल का सॉल्ट उसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेने पे हमेशा ऐसा होता है जैसा आप यहां दिखा रहे हैं। और ये वो 3 वे स्टोरी वाली कहानी। इनमें से किसी को भी ऑक्सीडेशन नहीं करने को मिला और कॉपर रॉड ने खुद का ही ऑक्सीडेशन कर दिया। ये कुछ नया हो रहा है, ऐसा पहले नहीं हो रहा था। आप इन दोनों में Cl- से Cl2 बनाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया जब कॉपर इलेक्ट्रोड लिए। यहां नीचे कोई पंगा नहीं हुआ, कॉपर और H2 में से जो ज्यादा नीचे था वो कॉपर +2 आराम से रिड्यूस हो पा रहा है और Cu बना ले रहा है। यहां पे रीजन वही है कि कॉपर का 0 से +2 जाने का जो SOP वाला नंबर है वो Cl- से Cl2 बनने के और वाटर से O2 बनने के दोनों के SOP से ज्यादा होता है, और इसी वजह से Cu को ऑक्सीडेशन करने को मिल गया। ऐसा अगर कभी भी होगा तो आप अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चंस करते हैं तो अपन बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बराबर लिखे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स की बजाय ये रिएक्शन बेसिकली मास ट्रांसफर की रिएक्शन बन के रह जाएगी, ऐसा बोल पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने Cu को Cu+2 में बनते देखा, यानी एनोड पे कुछ कुछ कॉपर रॉड खर्च हो रही है और उधर दूसरी तरफ कॉपर +2 Cu में बदल रहा है। तो जब आप फेराडेज लॉज में ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करेंगे तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि इधर की साइड का W/E उधर की साइड का W/E मैच होने चाहिए। तो आपको ये दिखेगा कि जितने ग्राम एनोड वाली रॉड से कॉपर खर्च होकर सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक उतने ही ग्राम सॉल्यूशन से Cu+2 रॉड वाली कॉपर साइड पे डिपॉजिट भी हो जाता, और वो कंजर्वेशन ऑफ मास टाइप, इधर का एनोड का मास लॉस उधर का कैथोड का मास गेन टाइप आपको दिखता रहता। यानी ऐसे किसी केस में अगर मैंने सॉल्यूशन में क्या पूछा आपसे, Cu+2 की मोलैरिटी का क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे Cu+2 की मोलैरिटी विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि यहां जितना कॉपर +2 खर्च होने जाएगा उतना वहां वो क्रिएट भी कर देगा। तो ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 इन सॉल्यूशन अनचेंज बनी रहती है। लेकिन ये दोनों चीजों में ऐसा नहीं दिमाग लगाना है अपने को कि सर ये तो वो जो पहले सीखा था उससे सब अलग ही हो गया। ये अलग एक दुनिया है, यही समझाना ही कोशिश कर रहे हैं इस फैक्टर के थ्रू। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि ये वाला हम कैसे करेंगे, हमें नहीं करना है ये। हमें जो करना है वो प्लैटिनम वाली थ्योरी ही लगानी है। अगर आपने कभी भी रॉड्स ऑफ प्लैटिनम यूज नहीं किए तो वहां पर कुछ भी नया अनोखा होता दिख सकता है। उसके प्रूफ है ये 2 एग्जाम्पल कि आपने कभी लेस प्रायोरिटी वाले को भी रिएक्शन करता दिख जाएगा तब, और रॉड खुद ही रिएक्शन में उतरा है ऐसा भी होता दिख सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स यूनिक एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल जब मैं फेराडेज लॉस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं एक बार ये वाला एग्जाम्पल यूज करूंगा एक न्यूमेरिकल में। मान लीजिए ये कंपाउंड यही होता है CuCl2 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, पुराने वाले पे चलते हैं, वो याद करते हैं क्या होता। Cl- H2O, Cl- से Cl2 बनाते, इधर की स्टोरी अलग होती। इधर यही रहता, कॉपर ज्यादा नीचे है, Cu+2 से Cu रिडक्शन होता। मैं फेराडे लॉ के क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, मैं आपको दूंगा इतने एम्पियर का करंट इतने मिनट तक पास हुआ, उसकी हेल्प से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि Cu+2 की फाइनल सॉल्यूशन में मोलैरिटी कितनी है। मैं जो कंपाउंड दूंगा उसकी शुरुआत में एक मोलैरिटी बताऊंगा, आप उसका शुरुआत का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी मैं दूंगा, M इंटू V करते हुए उसके M1V1 टाइप शुरू के मोल निकालोगे। फिर आप ऐसी रिएक्शन लिखोगे, यहां की रिएक्शन Cl- Cl2 रही होगी,
यहां वाली में Cu+2 Cu रहा होगा, तो जो चार्ज मैं बताऊंगा I/T करके, उसकी मदद से आप कैथोड पे कितना कॉपर +2 खर्च हो जाएगा वो निकालोगे, और फिर शुरू के M1V1 में से खर्च होने वाले मोल माइनस करके आपके पास बचे हुए वाले मोल्स आएंगे, और वो मोल से वापस नई मोलैरिटी आएगी। इतना फॉर श्योर समझ में आ रहा होगा कि वो मोलैरिटी का आंसर पहले से कम आएगा, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास सॉल्यूशन में जितना कॉपर था उसमें से मैं कुछ खर्च कर दूंगा तो सॉल्यूशन में Cu+2 कम बचेगा, मोलैरिटी में घाटा लगता, डिक्रीजिंग आती। अगर मैंने वही क्वेश्चन चुपके से यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड लिख दिया तो वो क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, फिर वो न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे दोनों जगह कॉपर का ही खेल होना है तो फिर अपने को मोलैरिटी लॉस मिलना ही नहीं है, जितने यहाँ Cu+2 खर्च होंगे उतने वहां क्रिएट भी हो गए। तो जो शुरुआत में M इनिशियल दिया आएगा वापस वही टिक कर देना होता आपको, M फाइनल एज इट इज रह जाता। तो ऐसे उस क्वेश्चन के समय ये वाला अपन दोबारा एक बार यूज करेंगे। तो ये दो स्पेशल एग्जांपल्स का पर्पस ये समझाना है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट की चीज ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही सब चीज का अंदाजा आपको पहले से ही लग जाए। आप जिसका अंदाजा लगा सकते हो वो क्राइटेरिया एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला ही है। व्हाट इज दैट? आपको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड पीटी रॉड डुबो के कराना है तो पुराने नियम कायदे चलते हैं, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बता सकते हैं। जानबूझ के अगर रॉड्स की नेचर बदली जाती है तो दो यूनिक डिफरेंसेस आपको कभी कभी होते दिख सकते हैं। समटाइम्स जो लेसर प्रायोरिटी स्पीशीज है उसको रिएक्शन करने को मिल सकता है, समटाइम इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन कर सकता है। ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने अपने आप को लिमिटेड रखा हुआ है कि हम तो केवल पीटी वाला ही प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे चैप्टर का फैराडेज लॉज ही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको लगभग 20% अकेले इसी टॉपिक के क्वेश्चंस दिखेंगे। बल्क ऑफ द क्वेश्चंस आपको फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज के मिलते हैं। ये है इलेक्ट्रोलिसिस का कैलकुलेटिव पार्ट। अब यहाँ पे वो आधा काम आपका खुद करके दे चुका होगा कि किधर क्या बना, ये उसने ऑलरेडी बता रखा है। कितना बना ये आप सॉल्व करेंगे। समटाइम्स कितना बना वो उसने दे रखा होगा, तो उतना बनाने के लिए हाउ मच करंट वाज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम के लिए उस करंट को पास किया गया था, ऐसी चीजें पूछी होंगी। तो इनपुट वाली चीजें आई एंड टाइम या कुलाम वो सब दे रखा है, तो ग्राम वॉल्यूम लीटर ये सब पूछते हैं, और वॉल्यूम ग्राम लीटर ये सब दे रखा होता है, तो इनपुट कितना दिया गया होगा वो चीजें आपसे सॉल्व कराई जाती हैं। दो लॉज है। पहला सिंपल सीधा सा लॉ है कि आपके एनोड या कैथोड पे जो भी प्रोडक्ट बनना है उसका ग्राम में आंसर अगर निकालना है, W मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला गया है कितना चार्ज आपने भेजा था, Q के प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा कुलाम पास किए उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस हुई होगी, उतने ज्यादा सॉल्यूशन से वो आयन रॉड पे खर्च होके प्रोडक्ट बना पाए होंगे। मास ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड इनटू द सॉल्यूशन। इस सिंपल स्टेटमेंट को फैराडे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। लिखिएगा, क्वांटिटेटिव में फैराडेज लॉज का फर्स्ट लॉ, mass of product obtained at anode or cathode mass of product obtained at anode or cathode during electrolysis is directly proportional to charge supplied into the solution. Is directly proportional to charge supplied into the solution.
तो मास ऑफ प्रोडक्ट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज भेजा गया Q, W डायरेक्टली टू Q, Q की जगह I इंटू टी लिख सकते हैं। कभी कुलाम्स डायरेक्ट दिए तो सीधे Q पुट हो जाएगा, एम्पियर सेकंड अलग दिए तो I इंटू टी करके कुलाम आ जाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने Z नाम से एक कांस्टेंट यूज किया। फॉर द टाइम बिंग फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला अभी आपको W बराबर ZIT ऐसा दिख रहा है। तो इसमें LHS में आने वाला W वो प्रोडक्ट का अमाउंट है, ये ग्राम यूनिट में चलना है। Z जो यहाँ पे यूज में आया कांस्टेंट, उसका नाम ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मुझे Z की डेफिनेशन और यूनिट बतानी है, तो Z इंटू क्यू मान लेते हैं एक बार, यहाँ I इंटू टी को वापस। कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने का तरीका यही होता है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएं, यूनिटी करके कुछ कुछ बोलें। तो अगर ये Q उधर अपॉन में ले जाके 1 कर दूं तो Z W के बराबर ही आ जाता है। तो यही डेफिनेशन है, मास डिपॉजिटेड पर यूनिट चार्ज, ग्राम पर कुलाम उसकी यूनिट आएगी। Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और डेफिनेशन कितना मास पर यूनिट चार्ज से डिपॉजिट होता है, यूनिट पूछी जाती तो ग्राम पर कुलाम्स। अगर Q अलग से दिया है तो वो चार्ज कुलाम्स में पुट होना है। अगर Q नहीं दिया है, I इंटू टी आप कर रहे हैं, तो करंट एम्पियर्स टाइम सेकेंड्स में है। जो क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले पे बेस करेंगे, आपको सबसे ज्यादा यूनिट्स का ध्यान रखना है। कई बार मैं W मिलीग्राम किलोग्राम में बातें करूंगा, ग्राम में रखना आपको होगा। कई बार मैं करंट एम्पियर नहीं मिली एम्पियर में दे दूंगा, एम्पियर में आपको बदलना है। टाइम कई बार मिनट्स में आवर्स में होगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आपको रखना है। एवरीथिंग हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर यूनिट, वो अपने को ध्यान रखना है। Z क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं आएगा। आपके फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर का नाम है इक्विवेलेंट मास E, और आपको तुरंत ही Z का वो फॉर्मूला बता दिया जा रहा है जो E की मदद से Z निकाला जाता है। वो Z रेडीमेड नहीं देगा आपको, इनफैक्ट किसी क्वेश्चन में वो आपसे सीधे Z पूछ सकता है। तो आपको जो Z है यहां वो होता है E अपॉन 96500। ये वही इक्विवेलेंट मास है जो आप रेडॉक्स में निकालते आए हैं, M बाय वैलेंसी फैक्टर से जो निकलता। अब इस आर्टिकल में ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल होना चाहिए। अभी NFE वाला N या नर्स इक्वेशन वाला N नहीं रहा, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते थे जिनमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी गिनते थे। अब यहाँ वैलेंसी फैक्टर वाला है, जो 1 मोल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप M डिवाइड में रख के वो E निकाला करेंगे। अब ध्यान से सोचिए, अगर मैंने कभी आपसे Z पूछा तो वो Z किसके लिए रहा होगा, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। मान लीजिए बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस की, किसी भी कंपाउंड का नाम अपन ने बोला, एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो CuSO4 एक कंपाउंड है। आपको ये समझना है कि क्या मैं Z फॉर CuSO4 पूछ रहा हूँ क्या आपसे। अपन ने फैराडे लॉ में क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस होने पर एनोड पे गए, कैथोड पे गए, वहां क्या प्रोडक्ट बने उसका हिसाब किताब में लगा रहा हूं। तो CuSO4 इलेक्ट्रोलिसिस में साबुत तो रहा ही नहीं ना, Cu+2 अलग रास्ते चला गया, SO4-2 अलग रास्ते चला गया। मे बी उन्हें रिएक्शन करने को मिली, मे बी वाटर को मिली, उनसे जो प्रोडक्ट बने, बात तो उनके लिए हो रही है फैराडे लॉ की। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला जब W एट जो भी प्रोडक्ट एनोड पर बना लगाओगे, तो उस समय Z बराबर E बाय 96500 में E वर्ड का मतलब उस प्रोडक्ट से होगा जिसको उस समय पे आप देख रहे हैं। यही CuCl2 को ही पकड़ लेते हैं, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड्स के समय Cl माइनस से Cl2 बनती। तो जब आप Z की बात करेंगे तो Cl2 का आप E पुट करेंगे तो जो Z भी आएगा वो Cl2 का आएगा। लेकिन दूसरी तरफ की दुनिया कैथोड पर अगर ये हो रहा है तो वहां तो नाम ही अलग हो गया ना प्रोडक्ट का। अब E ऑफ कॉपर संख्या में अलग निकलेगा, तो ये अलग पुट करने से Z भी अलग निकलेगा। Z इज नॉट फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट, Z इज डिफरेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। एनोड वाले का Z अलग होगा, कैथोड वाले का Z अलग होगा। तो Z इज डिफाइंड फॉर
पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पूरी रिएक्शन का एक कॉमन जेड नहीं हो सकता। आपका एक इलेक्ट्रोलिसिस दो हिस्सों में टूट के हो रहा है, आधा हिस्सा एनोड पे अलग, आधा हिस्सा कैथोड पे अलग, दोनों जगह प्रोडक्ट अलग अलग नाम के हैं और हर प्रोडक्ट का एक अलग जेड होता है। कैथोड पे जो नाम की चीज बनेगी उसका ही निकाल के उसका जेड आप निकालते। इनफैक्ट आप जेड नाम आगे बढ़ के कभी लोगे ही नहीं जब तक क्वेश्चन वाला जेड पूछ ही नहीं रहा। आप क्या करोगे, फैराडे फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले में ये जेड रिप्लेस कर चुके हो। तो मैं आपसे आज के बाद कभी पूछूं फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बोलना है W बराबर इस तरीके से। मुझे ZIT की बजाय ये वाला ही यूज करना है। जेड जब वो मुझे डायरेक्ट दे ही नहीं रहा तो जो मुझे पुट करना है उसी फॉर्म में मैं फर्स्ट लॉ याद रखता हूं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें W निकालना रहेगा, क्वेश्चन वाला क्या क्या देगा और आपको खुद से क्या निकालना है। आपको फॉर्मूले में जो जो चीजें पुट करनी है वो W पूछने के लिए I और T तक आपको पहुंचाएगा। E की जिम्मेदारी आपकी है। आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट है, उसका E कैसे निकलना है, वो E आप खुद ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं फैराडे फर्स्ट लॉ से, जिसमें Y पे मास इन ग्राम लिखा है और X पे चार्ज इन कूलम्स लिखा है। यहीं पे रुक जाते अपन। तो W प्रोपोर्शनल Q को W इज इक्वल टू जेड क्यू जैसा लिखा जा सकता था। तो W इज इक्वल टू जेड क्यू, ये Y इक्वल टू mx जैसा दिखेगा। तो वो स्लोप आपका Z को इंडिकेट करता। फर्स्ट लॉ से ही सेकेंड लॉ क्रिएट हुआ है। अगर दो इलेक्ट्रोलिसिस आजू बाजू चल रहे हो लेकिन मैंने उनमें इनपुट सेम भेजा, तो इनपुट सेम भेजने पर मैं उनके लिए क्या कंपैरिजन बता सकता था। आपने ये रहा फॉर्मूला आपके पास, यहां तक अपन आ चुके हैं। मैंने बोला एक डिब्बे में जो भी हो रहा है W1 E1 I इंटू टी अभी खाली छोड़ा, दूसरे डिब्बे में भी कुछ हो रहा है W2 E2 अगेन I इंटू टी खाली छोड़ा। फैराडे सेकेंड लॉ इज अबाउट दो में सेम चार्ज भेजने पर क्या होता है। तो दो में सेम चार्ज भेजने पे चाहे यहां से कहानी चालू करो या वहां जाके डिवाइड पे काट दो जो सेम है, W1 Z1 Q1 W2 Z2 Q2 लिख के डिवाइड करते, चार्ज सेम होता Q1 Q2 कट जाता, W12 रेशो Z1 Z2 रेशो टाइप आती। जब Z को ये लिखते तो Z को दो बार लिखने में रेशो में ये भी कट जाता और E1 E2 की रेशो बची रह जाती। तो ये है फैराडे सेकेंड लॉ, जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि उनको कराने में सेम चार्ज का इनपुट भेजा गया हो। तो उनमें बनने वाले प्रोडक्ट्स, ये तो नहीं बोलेंगे कि W1 इक्वल टू W2 बन जाएगा, लेकिन बोलेंगे उनमें बनने वाले प्रोडक्ट्स की W1 W2 रेशो वही पाई गई जो उनके इक्विवेलेंट मासेस की रेशो होती है। W1 by E1 या W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2 या Z1 by Z2। इस फॉर्मूले को आप सेकेंड लॉ बोलेंगे। लिखिएगा लाइन। If same charge is passed, if same charge is passed in two different solutions, if same charge is passed in two different solutions, then ratio of masses
If same charge is passed in two different solutions, then ratio of masses of products obtained in them ratio of masses of products obtained in them is same as ratio of their equivalent masses. If same charge is passed in two different solutions, then ratio of masses of products obtained in them is same as ratio of their equivalent masses. ये लिख दीजिए फॉर्मूला. क्वेश्चन में प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेम चार्ज उसको बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है आपको जहां दो कंपाउंड्स का जिक्र चल रहा है और एक के डेटा से वो दूसरे का डेटा निकलवाना चाह रहा है, तो इवन इफ वो बोलना भूल भी गया तो आप ये मान के ही चलेंगे कि दोनों सेम चार्ज से ही इलेक्ट्रोलिसिस कराए गए होंगे. वो तीन तरीके से उस बात को बोल भी सकता है, सेम चार्ज, सेम करंट फॉर सेम टाइम ऐसा बोले, या उन दोनों बीकर्स को सीरीज में कनेक्टेड रखा गया था ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा. आपने अपने इस फॉर्मूले को दो बार बेसिकली डिवाइड करा है और W1 W2 रेशो Z इंटू Q फॉर्मूले से लिखेंगे तो W1 W2 रेशो को Z1 Z2 रेशो भी बोल सकते हैं, और Z की जगह जब ये लिखेंगे तो Z1 Z2 रेशो को E1 by E2 रेशो भी बोल सकते हैं. मेरे को पहला और तीसरा पेयर ही क्वेश्चन में ज्यादा यूज करने को मिलेगा, क्योंकि Z1 Z2 वो नंबर नहीं है जो वो क्वेश्चन में मुझे रेडीमेड दे देगा, मुझे Z खुद निकालना ही पड़ता, तो वो मेरे को E ही ज्यादा सुटेबल है. पहला जो भी प्रोडक्ट बना M बाय वैलेंसी फैक्टर उसके E1 में पुट होगा, दूसरे वाले बीकर में जो प्रोडक्ट बना M बाय वैलेंसी फैक्टर उसके E2 में पुट होगा, और वो E1 E2 आपको W12 की रेशियो भी बता सकते हैं. एक मास देके दूसरा मास सॉल्व करना हो वैसा भी अपन कर सकते हैं. वापस एक बार फर्स्ट लॉ पे आ रहे हैं. फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसमें सॉल्विंग में कुछ नया नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी में. एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक मेटल सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है ऐसा बोला जाएगा, मेटल क्लोराइड, मेटल नाइट्रेट, कोई भी, पर वो मेटल का नाम नहीं बताएगा, सिंपल लिखा होगा मेटल क्लोराइड. अब वो मेटल तो यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कैसा भी हो सकता है, तो मुझे पता नहीं है उस मेटल क्लोराइड या मेटल नाइट्रेट में वो M सिंबल जो मैं एज्यूम कर रहा हूं मेटल का, वो +1 है कि +2 है कि +3 है कि +4 है. वो मुझसे ये पूछना चाहता है लास्ट में कि आपको जो मेटल सॉल्ट दिया गया था उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल सॉल्ट. एप्लीकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं करना, यही फॉर्मूला लगाना है. मैं बस वो अननोन दिखा रहा हूं आपको, वो कहां क्रिएट हुआ होगा. अगर मेटल सॉल्ट में मेटल ऐसा कुछ है, मुझे ये नहीं ढूंढना है, तो अगर ये ऐसा है तो इसने रॉड पे डिपॉजिट होने के समय ये किया होगा. तो E निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वैलेंसी फैक्टर. तो वैलेंसी फैक्टर जब आप लिखोगे तो ये N से 0 जाना, ये N ही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा. यानी जब आप E लिखना चाहोगे तो उस मेटल का M डिवाइडेड बाय में ये N यहां क्रिएट होगा. तो मेथड समझ में आया. क्वेश्चन क्या होगा, वो आपको W बराबर EIT बाय 96500 यूज करवाना चाहता है. क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा होगा, WIT, ये सब गिवन वाले हैं. तो आप रिवर्स में चलेंगे, क्वेश्चन के सारे उस डेटा से क्या पता लगाएंगे, WEIT बाय 96500, बाकी सब पुट करके वहां से E निकाल लेंगे, और वो E इस फॉर्मूले के
बराबर रख के वो n आप ढूंढ लेंगे जो वो आपसे पूछ रहा है। इस n का आपको लास्ट में एक काम करना पड़ेगा कि ये सब काटा पीटी होके हो सकता है आपका आंसर E बराबर आ रहा हो 30, मोलर मास मैंने दे रखा है 116, तो 30 बराबर 116 अपॉन n। आपको सर n तो 3 पॉइंट कुछ कुछ में ही आ गया, तो 3 पॉइंट कुछ में नहीं लाना, आपको 116 बाई 30 का 116 हल्का सा बढ़ा के 120 कर लेते तो 30 से 4 बार कट जाता, ऐसा करके मान लेना है। तो जो भी वो पॉइंटों में आ रहा होगा उसको नियरेस्ट इंटीरियर पे राउंड ऑफ करके आप अपना आंसर लिख देंगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? मैं आपको एक मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट बोलूंगा, पर मैं उस मेटल का नाम नहीं ले रहा, मैं उस मेटल का एटॉमिक मास बताऊंगा और फिर क्वेश्चन में बाकी सारी जानकारियां दी होंगी कि इस मेटल सॉल्ट को जब 50 एम्पियर के इलेक्ट्रोलिसिस से 2 घंटे तक इलेक्ट्रोलाइज कराया गया तो इतने ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट हुआ था। अब इस जानकारी से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द सॉल्ट निकालें। तो आप फैराडे फर्स्ट लॉ में फील करते कि मुझे दिया क्या क्या है, वो है उस मेटल प्रोडक्ट का मास, वो दे रहा हूं, वो आप पुट कर लोगे, कितना मैंने करंट टाइम दिया वो आप पुट कर लोगे, वहां से आप ई निकाल लेते और वो ई इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उसने ये मोलर मास या एटॉमिक मास भी दे रखा होगा उस मेटल का, आप अल्टीमेटली उस एन ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। दूसरा है कैलकुलेटिंग थिकनेस ऑफ लेयर डिपॉजिटेड। कैलकुलेटिंग थिकनेस ऑफ लेयर डिपॉजिटेड, इसका क्या मतलब हुआ? अपन ने बोला 1 प्लस माइनस की रॉड है, Cu+2 Cl- क्या है सॉल्यूशन में, Cu+2 कैथोड पर Cu बनना चाह रहा है, तो आपने Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu करके जितने ग्राम Cu बनाया वो ग्राम ऑफ Cu इस रॉड पर कितनी मोटी परत बना पाए होंगे ये मैं पूछ रहा हूं। तो मैं फैराडे फर्स्ट लॉ से ग्राम के आंसर तक पहुंच चुका हूं कि कितना करंट कितना टाइम था और उससे कितना प्रोडक्ट मेटल बना। आपको सेल्फ एज्यूम करना है क्वेश्चन में, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है। जो भी रॉड आपकी कैथोड की होती है जिसपे मेटल आके डिपॉजिट होता है वो रैंडमली कहीं पे भी चिपकेगा तो एक यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर कभी नहीं बनेगी, उसमें गुमड़ जैसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप ही बनता, बट मेरे को ये एज्यूम करना है कि यूनिफॉर्म थिकनेस का ही लेयर बना होगा। अब मुझे छोटी मोटी मैथ्स और करनी है जिससे मैं मास जिस तक मैं पहुंच चुका हूं वो मुझे थिकनेस तक कैसे पहुंचा देगा। आपको दो तरफ से मास लाना है, दोनों तरफ के मास इक्वल टू बोल देने हैं। एक मास लाना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, एक मास लाना है फैराडे फर्स्ट लॉ से। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में उस मेटल जिसका डिपॉजिट हुआ वो डेंसिटी वो देगा। अब बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए जिस पर डिपॉजिट हुआ उसका एरिया देगा। आपको वॉल्यूम लिखना है एरिया इनटू थिकनेस, वो थिकनेस एक्स करके गायब रह जाएगी, एरिया उसने दे दिया, डी उसने दे दिया, मास के बराबर रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका मास फॉर्म्ड हुआ ये तो आपने W से निकाल दिया EIT बाई 96500 से, इक्वल टू जो मास डिपॉजिटेड है उसको आप लिखोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और वॉल्यूम में लिखोगे एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस वो उस समय आपसे पूछ रहा होगा, एरिया दिया होगा, डेंसिटी दी होगी, इधर ये सब कुछ दिया होगा। मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट लॉ मेरा किस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो बनेंगे ही, कितना एम्पियर इज रिक्वायर्ड, आई ढूंढना रहेगा, हाउ मच टाइम करंट शुड बी पास, टी ढूंढना रहेगा, हाउ मेनी ग्राम्स विल बी डिपॉजिटेड, डब्ल्यू ढूंढना रहेगा। ये उसी फर्स्ट लॉ के वो दो क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली बनने, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला उसका आंसर ई के अंदर छुपा है, बाकी सब पुट करके ई निकाल लो, ई के फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर एन ढूंढने में आ जाएगा। थिकनेस वाला क्वेश्चन भी फैराडे फर्स्ट लॉ ही है, एक बार फर्स्ट लॉ से W निकाला और उस मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाले मास के बराबर लिख देना है। डेंसिटी वो देगा मेटल की, वॉल्यूम वाली जगह पे जब आप
एरिया इंटू थिकनेस लिखेंगे, एरिया उसने उस इलेक्ट्रोड का दे रखा होगा, थिकनेस आप निकाल लेंगे। जरूरी नहीं है आपकी थिकनेस ही पूछे। जब लॉजिक समझ में आ गया तो इसका उल्टा क्वेश्चन बना सकता हूं। क्या बनाऊं? एक घंटे तक कितने एम्पियर का करंट पास किया जाए सो डैट 5 mm थिकनेस की लेयर डिपॉजिट हो जाए। तो इधर डेंसिटी, एरिया, थिकनेस सब कुछ पुट हो पा रहा होगा, तो उधर आई या टी में से कुछ गायब होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक यही रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। लिखो, लिख तो लिया ये, और क्या। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आए उसमें मॉड्यूल सब लोग लेके आइएगा। फैराडेज लॉज के न्यूमेरिकल के बाद जो चीजें बच रही हैं हमारी, वो 2-3 थ्योरी वाली चीजें जो मॉड्यूल के थ्रू समझी जाएंगी, जैसे सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन, फ्यूल सेल के बारे में कुछ हाफ अ पेज मॉड्यूल में दिया है, और बैटरीज वाला जो पार्ट है वो आपको खुद से पढ़ना है। मैं मॉड्यूल के थ्रू बताऊंगा उसमें क्या क्या कैसे कैसे अपने को चीजें पढ़नी है। फैराडेज लॉज के बाद हल्का सा वो आधा लेक्चर अपने को उसके लिए चाहिए। उसके अलावा एक वो बुकलेट अपने को मिली हुई होगी एक्सपेरिमेंट्स वाली, तो हाफ अ टर्न अपने को उसमें एक लायोफिलिक लायोफोबिक वाला थोड़ा बहुत बातें वो और पढ़नी है। टाइट्रेशन इंडिकेटर अपन ऑलरेडी रेडॉक्स में और आयनिक में पढ़ चुके हैं, तो हल्का सा ब्रीफ आइडिया अपन एक उसका और लेंगे। तो नेक्स्ट टर्न में इलेक्ट्रो वाला मॉड्यूल पॉजिटिवली लेके आना है अपने को। कॉपर वैसे 63.5 वैल्यू का होता है, कैलकुलेशन इजी के लिए मैंने उसको 64 दिया। आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना है, वो कुछ भी पूछे आपको सबसे पहले जिसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है उसके वैलेंसी फैक्टर पे ध्यान देना है। वो वैलेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम में आएगा ही। तो इस समय क्वेश्चन कॉपर के बारे में है। आप क्वेश्चन में कॉपर का जो कंपाउंड लेके चले वो CuSO4 है, उसको आयंस में तोड़ते तो Cu+2 SO4-2 बनता। इस समय पे आपके इस क्वेश्चन में SO4-2 का कोई यूज नहीं है। आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है वो Cu+2 से बना होगा। तो ये Cu+2 जब कैथोड पर गए और डिपॉजिट हुए, ऐसा क्वेश्चन वाले ने बताया, तो ये Cu बन गए। तो इसमें अपने को वैलेंसी फैक्टर दिख रहा है आराम से कि नहीं? कितना? 2 का वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर 2 है। किस काम में आएगा ये? ई निकालने के काम में आएगा। तो ई ऑफ कॉपर हम 64/2 के हिसाब से अभी 32 गिन रहे होते, और अब कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट लॉ के हिसाब से W = E वाली जगह 32, I वाली जगह 19.3, T वाली जगह पे 10 मिनट इंटू 60 करके ये सेकेंड्स में रखने जरूरी है, अपॉन 96500। तो ये दो आपके जीरोस कट जा रहे हैं, ये 19.3 से कटने वाला नंबर है, और ये 50 टाइम्स कटेगा 32/50 या 0.64।
ये आपका आंसर बनेगा क्या? अच्छा, एक 6 और रह गया, सॉरी। 3.84 6 मल्टीप्लाई बाय ये सब डिवाइड बाय 965, ये आपस में इजीली कैंसिल होने। ठीक है, फॉर्मूले वाला पार्ट बता दिया है मैंने। फैराडेज लॉस के और जो जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। जाओ करो।